अब देखो कल कहां तक हो गया अपना नामकरण हो गया था ना, तो हल्का सा आपको कार्बनिक यौगिकों के नाम लिखने आने चाहिए, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत बस, जिसमें 2 या 3 कार्बन हो वहां तक, एथेन मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन, है ना। ऐसे ही एल्कीन में एथीन प्रोपीन ब्यूटीन, ऐसे एल्कोहल के अंदर मेथेनॉल एथेनॉल, इस तरह से थोड़े से हल्के से आपको नाम लिखने आने चाहिए। इसके बाद फिर अगला लिखो हेडिंग अलग से, और लिखो कार्बनिक यौगिक चल रहा है ये, कार्बन व कार्बन के यौगिक, और कार्बन के यौगिक बहुत सारे, उनमें मेन जो चीजें एग्जाम में प्रश्न पूछते जिसमें से वही कर रहे हैं हम। और अगला लिखो हेडिंग बहुलक पॉलीमर, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है बहुलक पॉलीमर। और बहुलक का अर्थ क्या होता है कि ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां जुड़े और एक क्या बना दे, बड़ी इकाई का निर्माण कर दे। जैसे इस तरह से छोटी छोटी इकाइयां यूं, जैसे मान लो ये इतनी इकाई है और ये छोटी इकाई जुड़कर एक बड़ी इकाई बनाई, इस तरह से यूं। ये जो छोटी इकाई है ना, जिससे बड़ी इकाई का निर्माण हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, एकलक, या क्या बोलते हैं इसको, मोनोमर, एकलक या मोनोमर। और अगर 2 जुड़ जाए तो 2 लक, ये एकलक, 2 जुड़ जाए तो 2 लक यानी द्विलक, और 3 लग गया तो त्रिलक, ऐसे 4 लग जाए तो टेट्रालक पेंटालक हेक्सालक, और लास्ट में अगर लग जाए बहुत सारे तो बहुलक। और ये मोनोमर, क्या बोलते हैं एक लक को, मोनोमर। 2 जुड़ जाए तो परनमर, तो डाइमर, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राइमर, 4 के लिए टेट्रामर, ऐसे। और अगर बहुत अधिक लग जाए तो बहुत अधिक लिखा आएगा पॉली, पॉली प्लस मोनोमर, क्या आ जाएगा, पॉलीमर। यानी एक लक इकाइयां जुड़कर किसका निर्माण कर रही है, बहुलक का निर्माण कर रही है, और इसको बोलते हैं मोनोमर। और ये क्या है, पॉलीमर। और बहुलक बनने की ये जो क्रिया है ना, ये प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं, बहुलीकरण कहते हैं। तो बहुलक निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, पॉलीमराइजेशन यानी बहुलीकरण कहलाती है। अब यहां पर आपको इस पॉइंट में एक ही पॉइंट याद रखना है बस, ये बहुलक की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई का नाम जिससे बहुलक का निर्माण हो, क्या बोलते हैं उसको, एकलक या मोनोमर कहा जाता है। तो पहले लिखो, फर्स्ट पहला पॉइंट लिखो बहुलक में, और इसमें लिखो छोटी एकलक इकाइयां, छोटी एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर, छोटी एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर एक बड़ी इकाई, आपस में जुड़कर एक बड़ी इकाई बहुलक का निर्माण करती है। एक बड़ी इकाई बहुलक का निर्माण करती है, बहुलक का निर्माण करती है। फिर अगला पॉइंट लिखो, बहुलक की सबसे छोटी, बहुलक की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई, बहुलक की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई। और क्या नाम लिखोगे, आगे लिखो डैश करके, क्या नाम आएगा, एकलक यानी मोनोमर। कई बार इंग्लिश का नाम हिंदी में लिखा हुआ आता है मोनोमर, ऐसे मोनोमर। जैसे ये क्या है, क्या ये एथीन, इसकी एन इकाइयां जुड़ जाए, जुड़ने के बाद इस तरह से बन गया यूं, ये जुड़ गई एन संख्या में, तो एथीन प्लस, अब बहुत सारी जुड़ गई तो पोली लग गया, पोली प्लस एथीन क्या हो गया, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन का निर्माण हो गया। तो पॉलीथीन क्या है, के क्या है, बहुलक, एथीन क्या है, एकलक, और ये क्रिया क्या कहलाती है, बहुलीकरण।
तो नीचे एक लाइन और लिखो, बहुलक निर्माण की क्रिया को, बहुलक निर्माण की क्रिया को बहुलीकरण कहा जाता है। बहुलक निर्माण की क्रिया को बहुलीकरण यानी पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन यानी बहुलीकरण कहा जाता है। और नीचे एग्जाम्पल लिख लो, ये एथीन, एथीन से आगे क्या बन गया, पॉलीथीन। अब देखो पॉलीमर वाले में इस चैप्टर में हमें 3 पॉइंट याद रखने हैं। 3 पॉइंट कैसे, अब देखो यहां तक तो एक ही याद रखना आपको कि इकाई क्या कहलाती है, मोनोमर या एकलक बोलते हैं, या क्रिया क्या कहलाती है, बहुलीकरण। अब इस आगे वाले पार्ट में हमें 3 पार्ट करने हैं बहुलक के, या 3 पॉइंट में याद रखने। एक तो अधिकतर क्वेश्चन जो आता है ना वो बहुलक के क्लासिफिकेशन में से आता है, बहुलक का वर्गीकरण। कई बार पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ताप दृढ़ यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, या कौन सा ताप सुनम्य यानी थर्मो प्लास्टिक का उदाहरण है, या कहते हैं कौन सा समबहुलक का उदाहरण है, कौन सा विषम बहुलक का उदाहरण है, यह आ जाएगा कौन सा संघनन बहुलक का उदाहरण है। तो अलग अलग इसके क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग बांटने के अलग अलग इसके आधार है, प्रकार है। वो एक तो आपको इनका क्लासिफिकेशन याद करना है, और याद करने का आपको तरीका बता देंगे कैसे याद करना है, ज्यादा रटने वाला है नहीं। इसके बाद दूसरा हमें करना है कि कौन सा बहुलक किन इकाइयों के मिलने से बनता है। कई बार पूछ लेते हैं कि जैसे बेकेलाइट के निर्माण के लिए काम में ली जाने वाली एकल इकाइयों के नाम है, फिर लिख दे 4 ऑप्शन, फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, फिनोल प्लस एसिटाल्डिहाइड, है ना, ऐसे एडिपिक एसिड प्लस टरथेलिक एसिड, इस तरह से लिख दे 4। तो कौन सा बहुलक किस किस के मिलने से बनेगा, तो उन इकाइयों के नाम याद रखने हैं। या छोटा मोटा प्रश्न आता है इनके यूज पे, कई बार आता है कि घरेलू बर्तन है या जो किचन के बर्तन है, तो रसोई घर के बर्तनों को चिपचिपाट रहित बनाने के लिए किस बहुलक को काम में लिया जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया, ये किसका आता है, टेफ्लॉन काम में लेते हैं। आजकल आता नॉन स्टिकी बर्तन जो आते हैं, आज आ रहे हैं आजकल, जो पहले नहीं थे, आजकल अंदर क्या बिल्कुल पतली सी परत लगी आती है प्लास्टिक जैसी, उसमें खाना चिपकता नहीं है, तो वो नॉन स्टिक की परत है, वो किसकी है, वो टेफ्लॉन या टेट्रा फ्लोरोएथिलीन, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथीन जिसको टेफ्लॉन बोलते हैं, वो किससे मिलकर बनेगा। तो इसके यूज में से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। या नाइलॉन 66 का कहां काम में लेते हैं, बेकेलाइट जैसे कहां काम में ले रहे हैं। पहले स्विच निर्माण में पहले काम आता था बेकेलाइट, बड़े वाला बटन कटका, कटक कटक होता ना बड़ा, वो खटका बेकेलाइट। आजकल ये किसके आते हैं, ये किसके हैं, आजकल जो बटन बन रहे हैं ना ये स्विच वाले, किसके आते हैं, ये मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड के, किसके, मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड के बने हैं ये। तो वो किससे मिलकर बनता है, तो इकाई किस बहुलक की इकाई क्या है और इसका यूज क्या है। तो एक तो यूज पे कई बार प्रश्न पूछते हैं, या इकाइयों पे या फिर इसके क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आएगा। तो फर्स्ट लिखो, पहला हेडिंग लिखो, बहुलक का वर्गीकरण। किसमें डबल करके देखो होता है क्या, डबल करके देखो होता है क्या, ये तो कह रहा हूं डबल बॉन्ड करके देखो होता है क्या, क्योंकि जब आगे इकाई जुड़ेगी ना, ये एक ही नहीं है, ये आगे इकाई जुड़ेगी, पाई बॉन्ड टूटेगा, तो क्या बनेंगे, सिग्मा। इधर जुड़ेगी इकाइयां, इधर जुड़ेगी इकाइयां, तभी तो लगाया हमने, इधर बॉन्ड इधर बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी चाहे 1 2 3 और 4। तो ये लिख रहा है यहां CS2 डबल बॉन्ड CS2 मत कर देना, तो वो एथीन ही हो जाएगी, न कि पॉलीथीन। इसके बाद लिखो बहुलक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। अब इसी प्रकार से छोटा सा एक चार्ट बना लो आप, बहुलक, इसको बांटने के अलग अलग आधार हैं, बांटने के इसको अलग अलग आधार है। और आधार में पहला नंबर 1, प्राप्ति स्रोत के आधार पर, प्राप्ति स्रोत के आधार पर कहां से इनको प्राप्त कर रहे हो,
उसके बेस पे बांटेंगे, कैसे बांटेंगे वो, है ना। फिर दूसरा एक बार देख लो, मैं तो मिटा दूंगा, मिनट एक लगेगी यूं करके। तो प्राप्ति स्रोत के आधार पे, दूसरा 2 नंबर निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर। तीसरा जुड़ने वाली इकाई जो है ना, जिनसे बहुलक बनता है, उसको बोलते हैं बहुलक की संगठक इकाइयां, यानी उसके यानी कंपोजिशन या कह दे संगठन, वो वाली इकाई कौन सी है, तो यानी संगठक इकाइयों के आधार पर। इकाइयों के आधार पर। और इसी प्रकार से फिर चौथा डी, 4 नंबर संरचना के आधार पे, स्ट्रक्चर के बेस पे, संरचना के आधार पर। और पांचवा ई है ना, और आणविक आकर्षण के आधार पे, मोलिकुलर अट्रैक्शन, आणविक आकर्षण के आधार पर। अब देखो एक बार और रुक जाओ, प्राप्ति स्रोत है ना, जहां से ये प्राप्त हुए। अब कोई पदार्थ कहां से प्राप्त हो सकता है, कैसे प्राप्त हो सकता है, हाउसिंग बोर्ड मिल जाए, मंडावा बोर्ड मिल जाए, कहां से प्राप्त होगा। अगर कोई पदार्थ प्राप्त हो तो कहां से प्राप्त होगा, या तो प्रकृति से मिले आपको, या मनुष्य के द्वारा बनाया जाए। इसका मतलब प्राकृतिक हो या फिर क्या हो, सिंथेटिक यानी संश्लेषित हो। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आधे प्राकृतिक आधे क्या है, उसको बोलते हैं अर्धे संश्लेषित। अब देखो इसमें क्या करोगे, नंबर एक तो क्या है प्राकृतिक, प्राकृतिक बहुलक, आप लिखना मत। दूसरा 2 नंबर संश्लेषित, सिंथेटिक, संश्लेषित बहुलक। और तीसरा अर्ध संश्लेषित, सेमी सिंथेटिक, अर्ध संश्लेषित यानी सेमी सिंथेटिक। प्राकृतिक में तब आप प्राकृतिक के 2-4 नाम याद कर लो, उसके अलावा जो बच गए सारे क्या होंगे, संश्लेषित कहलाएंगे। जैसे प्राकृतिक में, हाँ बोलो बोलो, जैसे कोई गूंगा बोलने की कोशिश करता नहीं हो, वैसे आप कोशिश कर रहे हो, हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं। सेलुलोज है ना, सेलुलोज, स्टार्च और प्रोटीन है ना, जो आप खाते हो प्रोटीन। और प्राकृतिक रबड़, क्या है प्राकृतिक रबड़ भी कौन सा है, प्राकृतिक बहुलक है। ये 4-5 नाम आपको याद रखने हैं। जैसे रुई है, कपास, उनमें क्या है सेलुलोज होता है। तो ये सारे प्राकृतिक, प्रकृति से प्राप्त होने वाले। इसके अलावा जो बच गए सारे संश्लेषित है, पीवीसी, PAN, PS, पॉलीस्टाइरीन है ना, ये टेफलॉन या नाइलॉन 66, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6A10, टेरिलीन, डेक्रोन जिसको बोलते हैं, या बेकिलाइट, मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड, अलग अलग बहुत सारे नाम है। जो भी नाम आए इसके अलावा वो सारे कौन से हैं, संश्लेषित। और फिर तीसरा अर्ध संश्लेषित है, तो बहुलक प्राकृतिक, लेकिन आपने उसमें थोड़ी बहुत कुचरणी करके इसमें कुछ आपने यानी रासायनिक पार्ट इसमें और ऐड कर दिया, कि जैसे सेलुलोज है, कौन सा बहुलक है, प्राकृतिक। उसकी हमने रिएक्शन करवाई नाइट्रिक एसिड के साथ, उससे बन गया सेलुलोज नाइट्रेट। क्या बन गया, सेलुलोज नाइट्रेट बन गया, सेलुलोज नाइट्रेट। अब सेलुलोज तो कौन सा है, प्राकृतिक। नाइट्रेट वाला ग्रुप NO2 वाला समूह कौन सा है, क्या हो गया, NO3 वाला ग्रुप है, संश्लेषित हो गया। तो ये अर्ध संश्लेषित, आधा संश्लेषित आधा प्राकृतिक है, जिसको अर्ध संश्लेषित बोलते हैं। और ये क्या है, इसका यूज विस्फोटक के रूप में होता है, जिसको बोलते हैं गन कॉटन। ये है ना, इसको क्या बोलते हैं, गन कॉटन बोलते हैं। किसको, सेलुलोज नाइट्रेट को गन कॉटन भी कहा जाता है। इसी प्रकार से सेलुलोज की क्रिया एसिटिक एसिड से करवाई, क्या बन गया, सेलुलोज एसिटेट बन गया। ये भी क्या है, अर्ध संश्लेषित। ये 2 नाम याद रखने।
अर्ध संश्लेषित में। बाकी प्राकृतिक में 2-3 नाम, बाकी जो बच गए सारे आंख बंद करके क्या करना आपको, संश्लेषित करना है। तो इनके आपको एग्जाम्पल याद रखने, प्रकृति से प्राप्त होने वाले बहुलक प्राकृतिक, मनुष्य के द्वारा निर्मित बहुलक संश्लेषित, और दोनों के बीच का वो कौन सा है, अर्ध संश्लेषित। इसके नीचे है ना प्राकृतिक लिख के फिर नीचे जगह छोड़ना है, उसमें आपको एग्जाम्पल लिखने हैं, उदाहरण। संश्लेषित में आपको एग्जाम्पल लिखने, एग्जाम्पल याद रखने बस, और अर्ध संश्लेषित में 2 एग्जाम्पल याद रखने। तो नीचे इसके नीचे लिख लो प्राप्ति स्रोत के आधार पर लिख के, इसी के नीचे इसी प्रकार से अब आप अपने हिसाब से सेट कर लो कि ये कहां तक आ सकता है। कॉपी को टेढ़ा कर लो, चाहिए कॉपी को थोड़ा टेढ़ा करके लिख लो, कॉपी पूरी टेढ़ी करके लिख लो, कॉपी है ना उसको पूरा टेढ़ा करके लिख लो। हम्म हम्म इनमें 1-2 के अलग आगे अलग से लिखा देंगे, अंतर कराएंगे आगे। योगात्मक बहुलक, संघनन बहुलक में अंतर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक में अंतर, वो अलग आगे लिखा देंगे, यहां नहीं लिखाएंगे, तब थोड़ी आपकी जगह बच जाएगी, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इनमें एग्जाम्पल लिखाऊंगा, ये लिख लिए 5 नाम इधर। हाँ लिखो, जल्दी लिखो, तो कहानी क्या देखो, प्राप्ति स्रोत के आधार पर, निर्माण के आधार पर, संगठक इकाइयों के आधार पर, संरचना के आधार पर, आणविक आकर्षण के आधार पर, ये 5 नाम लिखने हैं बस, जल्दी करो। और इस वाले में लिख लो पहला प्राकृतिक बहुलक, फर्स्ट वाला नाम लिख लिया ना, उसके नीचे आगे वाले बाद में लिख लेना चाहिए। पहले लिखो इसमें नंबर 1 पहला प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक इसी के नीचे, और प्राकृतिक लिख लो एग्जाम्पल, लिख लो उदाहरण जो आपको याद रखने, एग्जाम्पल लिख लो, अभी बोले वो लिख लो, जल्दी लिखो। सेलुलोज, सेलुलोज, स्टार्च, जंतुओं में भोजन का संचय किस रूप में होता है, लिखना नहीं है ये, जंतुओं में भोजन का संचय किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में, और पौधों में सेलुलोज के रूप में। तो स्टार्च, सेलुलोज, प्राकृतिक रबड़, प्रोटीन, प्राकृतिक रबड़, नेचुरल रबड़, प्रोटीन, ग्लाइकोजन, ये सारे किस में आएंगे, प्राकृतिक में। अब लिख लो संश्लेषित के उदाहरण लिख लो, संश्लेषित बहुलक लिख के, और इसी के नीचे लिख लो दूसरा पार्ट संश्लेषित, और एग्जांपल लिख लो पीवीसी, PAN, PS, पॉलीथीन, PTFE। पीवीसी का पूरा नाम है, कई बार अगर लक अच्छा हो तो इसका पूरा नाम पूछ लेते हैं, पीवीसी का पूरा नाम बताइए। हाँ, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, PAN पॉलीएक्रिलो नाइट्राइल, PS पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन पॉलीथीन, PTFE पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथीन। आज थोड़े से यूं ढीले लग रहे हो मेरे को, डेट आगे होगी इसलिए, क्या आगे डेट है कि मैंने किससे इसलिए ढीले लग रही हो ना, तो लो 1 महीना और मिल गयो। हाँ, पॉलीथीन, नाइलॉन 66, PS मतलब क्या होता है, पॉलीस्टाइरीन। आगे लिखा देंगे बाद में पूरे नाम आपको, एक बार ये लिख लो, आगे आपको पूरे नाम लिखा देंगे बाद में जब इनकी टेबल बनाएंगे तब। नाइलॉन 66 लिखोगे बोर्ड पे, नाइलॉन ऐसे, नाइलॉन 66, नाइलॉन ओनली 6, नाइलॉन दोबारा लिखो, नाइलॉन आगे 6,
फिर नाइलॉन 610, अलग अलग है, नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 और नाइलॉन 610, नाइलॉन 66, नाइलॉन 6, नाइलॉन 610, ये 3 अलग अलग नाइलॉन के। टेरिलिन, क्या नाम है टेरिलिन का? एक नाम और है डेक्रोन। टेरिलिन का एक नाम और क्या है? इसको डेक्रोन भी बोलते हैं, टेरिलिन को बोलते हैं डेक्रोन, इसको डेक्रोन भी कहते हैं, टेरिलिन या डेक्रोन। और लिखो संश्लेषित रबड़, उसमें हम संश्लेषित रबड़, उसके अंदर हम करेंगे ब्यूना एन, ब्यूना एस, अलग अलग करेंगे इसमें, ब्यूना एन, ब्यूना एस। वो आएगा इसमें अर्ध संश्लेषित में आएगा, वो अलग है। और लिखो वो संश्लेषित बहुलक लिख लो, इतना बस, संश्लेषित रबड़ लिख लो, उसमें अलग अलग प्रकार है, ब्यूना एन, ब्यूना एस, एबीएस रबड़, नियोप्रीन रबड़, वो आगे अलग अलग बाद में लिखा देंगे, एक बार सिर्फ लिख लो संश्लेषित रबड़, इसमें सारे आगे। बेकेलाइट, बेकेलाइट, ये संश्लेषित बहुलक के प्रकार है, ठीक है ना। इसके बाद लिखो अर्ध संश्लेषित, सेमी सिंथेटिक, अर्ध संश्लेषित, सेमी सिंथेटिक, और अर्ध में ये दो नाम तो ये लिख लो, सेलुलोज नाइट्रेट, और इसका नाम लिखना, ये क्या बोलते हैं इसको? गन कॉटन कहा जाता है इसको, गन कॉटन। और एक सेलुलोज एसीटेट, ये मत लिख लेना, जो नहीं लिखना होगा अब उसका लिखो थे, सेलुलोज एसीटेट। और एक लिखो वल्कनीकृत रबड़, एसीटेट है ये था ना, कि देखियो एसीटेट, वल्कनीकृत रबड़, वोल्केलाइज रबड़, वल्कनीकृत रबड़, ये अर्ध संश्लेषित में आएंगे। फिर इसका मतलब बहुलक को आप प्राप्ति स्रोत के आधार पे 3 प्रकार में बांट सकते हो, उसके बाद निर्माण के आधार पर, और निर्माण होगा ना जब ये बहुलक इकाइयां जुड़ेगी ना, जुड़ने के दौरान वो उन सब का योग हो रहा है, या योग होने के बाद छोटे अणु भी बाहर निकल रहे हैं, कि जैसे यूं है ना, कि जैसे एक इकाई ये, दूसरी इकाई ये, तीसरी ये, जैसे 3 इकाई जुड़ी, इसका अणु बार मोलिकुलर वेट 10 है मान लो, इसका 10, इसका 10, और जब जुड़ गई ना, जुड़ने के बाद तीनों से बड़ी ये बन गई, इसका अणु बार का मान इन सब के योग के क्या रहे? बराबर। एक तो ये हो सकता है सबका योग हो गया, या फिर ये हो सकता है कि जैसे 3 इकाइयां जुड़ी 10-10 वाली, और जुड़ने के बाद बड़ी इकाई बन गई, साथ में एक छोटा अणु भी बाहर निकल गया एक और यूं। अब इस अणु बाहर जो है ना, इनके योग के बराबर है नहीं रहेगा, थोड़ा सा कम हो गया, जैसे मान लो 25, तो 5 कहां गया? छोटा अणु बाहर निकल गया। इसका मतलब जिस बहुलक के निर्माण के दौरान केवल बहुलक बने, इकाइयों का केवल योग हो, और बहुलक का अणुभार इकाइयों के अणुभार के योग के बराबर रहे, उसको बोलते हैं योगात्मक बहुलक। क्या बोलेंगे? योगात्मक बहुलक, यानी एडिशन पॉलीमर। और इसमें एग्जाम्पल याद करने का तरीका बताएंगे आपको। एक है जिनमें सभी अणुओं का या सभी इकाइयों का योग हो रहा है, लेकिन बहुलक का अणुभार एकलक इकाइयों के अणुभार के योग से थोड़ा क्या रहता है? कम रहता है। अर्थात बहुलक निर्माण के दौरान साथ में छोटे अणु बाहर निकलते हैं, जैसे जल का अणु निकल गया, अमोनिया का निकल गया, एल्कोहल का निकल गया, तो बहुलक के साथ में छोटे अणुओं का निष्कासन हो, उसको क्या बोलते हैं? संगनने बहुलक। क्या बोलेंगे? संगनन बहुलक बोलेंगे, यानी कंडेंस पॉलीमर कहेंगे। तो इसके अंदर एग्जाम में संगनन में बहुत बार क्वेश्चन आता है, संगनन बहुलक का उदाहरण कौन सा है, तो उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आपको याद करने। तो यानी निर्माण के आधार पे 2 प्रकार है, योगात्मक और संगनन। एक तरफ लिख लो योगात्मक, 2 नाम लिख लो यहां पहले एक बार, इसमें केवल 2 नाम लिख लो।
इनको अलग लिखाऊंगा बाद में। इसके नीचे 2 नाम लिख लो निर्माण के आधार पे, 2 नाम लिख लो योगात्मक बहुलक, योगात्मक बहुलक, और दूसरा लिख लो संगनन बहुलक। योगात्मक बहुलक और सेकंड लिखो संगनन बहुलक। जिन्होंने टेबल बना रखी है वो तो अगले पेज में लिख लो, जो लगातार लिख रहे हैं ना अपने हिसाब से बिना टेबल, वो ऐसे लिखते रहो। अब टेबल बनाओ एक नीचे अलग से, एक तरफ लिखो योगात्मक बहुलक और एक तरफ लिखो संगनन बहुलक। छोटी सी टेबल बनाओ, पूरे पेज में लाइन मत खींच लेना, 4-5 लाइन तक की एक टेबल बनाओ। एक तरफ लिखो योगात्मक ऐसे, इसको कहते हैं टेबल, ऐसे एक तरफ लिखो संगनन, और ये बीच वाली लाइन है ना 4-5 लाइन तक करना। योगात्मक में एक लाइन लिखनी है, योगात्मक वाले में एक लाइन लिख लो, सभी एकलक इकाइयों का योग होता है, सभी एकलक इकाइयों का योग होता है, सभी एकलक इकाइयों का योग होता है, साथ में छोटे अणुओं का निष्कासन नहीं होता, साथ में छोटे अणुओं का निष्कासन नहीं होता। और इसी में एक पॉइंट और लिख लो, योगात्मक वाले में लिख लो दूसरा पॉइंट, बहुलक का अणुभार, बहुलक का अणुभार एकलक इकाइयों के अणुभार के योग के बराबर होता है, बहुलक का अणुभार एकलक इकाइयों के अणुभार के योग के बराबर होता है, एकलक इकाइयों के अणुभार के योग के बराबर होता है। इधर लिखो संगनन वाले पार्ट में लिखना, संगनन वाले में सभी इकाइयों का योग, सभी इकाइयों का योग, सभी इकाइयों का योग होने के साथ साथ, सभी इकाइयों का योग होने के साथ साथ छोटे अणु जैसे, योग होने के साथ साथ छोटे अणु जैसे H2O जल, अमोनिया NH3, एल्कोहल ROH आदि का निष्कासन होता है, आदि का निष्कासन होता है। और दूसरा पॉइंट लिख लो, बहुलक का अणुभार, बहुलक का अणुभार एकलक इकाइयों के अणुभार के योग से, बहुलक का अणुभार एकलक इकाइयों के अणुभार के योग से थोड़ा कम प्राप्त होता है, एकलक इकाइयों के अणुभार के योग से थोड़ा कम प्राप्त होता है। अब लिखो एग्जाम्पल, उदाहरण। अब देखो, जिस बहुलक के नाम से पहले पोली आ गया, याद रखना जिसके नाम से पहले पोली आ जाए ना वो सारे किस में आएंगे, योगात्मक के एग्जाम्पल है सारे। देखो ये रे, पीवीसी पोली वाइनिल क्लोराइड, पोली एक्रिलो नाइट्राइल, पोली स्टाइरिन, पॉलीथीन, टेफ्लोन, पोली टेट्राफ्लोरो एथीन, ये सारे किस कौन से हैं, योगात्मक वाले एग्जाम्पल हैं। लिख लो एग्जाम्पल, लिखो योगात्मक में पीवीसी, योगात्मक के उदाहरण लिख लो, पीवीसी, PAN,
पीवीसी, PAN, पॉलीस्टाइरिन, PS, पॉलीथीन, PTFE, प्राकृतिक रबड़, संश्लेषित रबड़, ये सारे किस में आएंगे? योगात्मक बहुलक में आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद लिखो संघनन वाले में, संघनन बहुलक, इसमें ज्यादा नहीं ना, तो 3 एग्जाम्पल तो आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक लिखो बेकेलाइट, कोमा टेरिलिन, जिसका एक नाम और क्या है? डेक्रोन भी कहते हैं, टेरिलिन या डेक्रोन, कोमा नाइलॉन 66। ये 3 तो याद रखनी है आपको, ये मेन 3 है। इसके अलावा और लिखो स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन। इनमें जब संरचना बनेगी ना तो जल के अणु बाहर निकलते चले जाएंगे। सेल्यूलोज, स्टार्च, प्रोटीन, ये सारे किस में आते हैं? संघनन बहुलक के एग्जाम्पल में आते जाएंगे। आगे दोबारा आगे लिखेंगे ना तो 1-2 एग्जाम्पल और आएंगे तो बता देंगे वहां। तो निर्माण के आधार पर योगात्मक और संघनन। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना संघनन बहुलक का उदाहरण है तो आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद देखो संघटक इकाइयों के आधार पर, मतलब जुड़ने वाली इकाई जो है ना वो कैसी है उसके आधार पे। अगर जुड़ने वाली सभी इकाई एक जैसी हो, ओहो, लिख लो संघटक इकाइयों के आधार पर, मतलब जुड़ने वाली इकाइयों के आधार पे। और जुड़ने वाली सभी इकाइयां 2 प्रकार से हो सकती है, या तो सारी एक ही प्रकार की इकाई जुड़े, या फिर उसके अलावा साथ में क्या अन्य इकाई भी जुड़ती चली जाए। तो अगर जुड़ने वाली सभी इकाई सेम हो तो क्या बोलेंगे? सम। क्या बोलेंगे? सम मतलब समान, तो सम बहुलक बोलेंगे उसको, यानी क्या कह देंगे? होमोपोलीमर कहते हैं। और अगर जहां जुड़ने वाली इकाई सेम नहीं है उसको क्या बोलेंगे? विषम बहुलक कहते हैं। और याद रखो जिनके नाम में पोली आ गया, जिनके नाम में सभी योगात्मक नहीं, सारे योगात्मक नहीं, जिनके नाम में पोली आ गया वो सारे क्या है? सम बहुलक है, क्योंकि जुड़ने वाली सभी इकाइयां क्या होगी? सेम। लेकिन पॉलीथीन, सारी इकाई कौन सी है? एथीन, बहुत सारी एथीन जुड़ी हुई है, कौन सा हो गया? वो सम बहुलक का उदाहरण हो गया। लेकिन नाइलॉन 66 नहीं है, बेकेलाइट नहीं है, टेरिलिन या डेक्रोन नहीं है। स्टार्च है, स्टार्च के अल्फा डी ग्लूकोज के मिलने से बनता है, सारी इकाइयां अल्फा डी ग्लूकोज की है। सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज की सारी इकाइयां सेम है, तो सम बहुलक। ऐसे प्रोटीन में एमिनो एसिड जुड़े तो सब सारे के एमिनो एसिड है, तो वो कौन सा है? सम बहुलक। तो जुड़ने वाली इकाइयां सेम तो सम, सेम नहीं है तो विषम। तो इसके 2 प्रकार है, 2 लिख लो। एक तरफ लिखो सम और एक लिखो विषम। सम बहुलक और विषम बहुलक। और विषम का एक नाम और है, इसको सहबहुलक भी कहते हैं, कोपोलीमर। विषम का एक नाम और इसको सहबहुलक भी कहेंगे। अब सब में लिख लो उदाहरण, जिनके नाम में पोली आ गया वो सारे लिख लो। एक तो ये लिख लो सारे सम बहुलक के उदाहरण है, सारे सम बहुलक में सारे लिख लो। ये पीवीसी, PAN, PS, पॉलीथीन, PTFE, ये सारे सम है। प्राकृतिक रबड़, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन। किस में आएंगे? सारे सम के अंदर आएंगे। और इधर लिखो विषम, विषम में एग्जांपल लिख लो। विषम एक बेकेलाइट, टेरिलिन या डेक्रोन,
ये लिखाने की आवश्यकता नहीं ना, सम बहुलक में जुड़ने वाली सभी इकाइयां समान होती है, विषम बहुलक में जुड़ने वाली सभी इकाई समान नहीं होती, लिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये अंडरस्टूड है, पता होना चाहिए। बेकिलाइट टेरिलिनिया क्या बोलते हैं, डेक्रोन भी बोलते हैं इसको। नाइलॉन 66, नाइलॉन 610, नाइलॉन 66, नाइलॉन 610, 610, नाइलॉन 6 नहीं, ध्यान रखना। नाइलॉन 6 जो है ना वो सम बहुलक है, वो केवल क्या है, केप्रोलेक्टम से मिलकर बनता है, तो वो अलग है, वो नाइलॉन 6 अलग आएगा ये, ठीक है ना। तो नाइलॉन 6 क्या है, सम बहुलक में आएगा नाइलॉन 6। और संश्लेषित रबड़ किस में आएंगे, इसी विषम बहुलक में आएंगे। एक दो को छोड़ देंगे तो ब्यूना एन, ब्यूना एस। संश्लेषित रबड़ में कौन से हैं, ब्यूना एन और ब्यूना एस, वो विषम के अंदर आएंगे। फिर चौथा संरचना के आधार पर, चौथा संरचना के आधार पे। और संरचना में देखो संरचना कैसे हो सकती है, बहुलक जो है ना उसकी स्ट्रक्चर कैसी है उसके आधार पर, और संरचना के आधार पे जो है ना इसको अलग अलग प्रकार में बांट सकते हो। एक होता है रेखीय बहुलक, लीनियर। एक क्या होता है, शाखित बहुलक, ब्रांच्ड। और एक क्या होता है, तिर्यक बंद बहुलक, क्रॉस बॉन्डेड, क्रॉस बॉन्ड वाला बहुलक। एग्जाम्पल याद रखनी है, यानी जिनकी संरचना कैसी हो, इस तरह से इकाइयां जुड़कर यूं बन निर्माण करें। ये कौन सा है, रेखीय। शाखित में क्या आएगा, साइड में क्या निकल जाए, ऐसे शाखाएं निकल जाए, इस तरह से, इस तरह से शाखित, ये शाखित। और तिर्यक बंद में क्या आएगा, बीच में क्या बन जाए, ऐसे क्रॉस बॉन्ड बन जाए, इकाइयों के बीच में ऐसे क्रॉस बॉन्ड बन जाए यूं, इस तरह से, जैसे ईंट लगाते हैं ना दीवार में, उस तरह से क्रॉस बॉन्ड बन जाए इकाइयों के बीच, इकाइयां इनके बीच में क्रॉस बॉन्ड बन रहे हैं, ऐसे तिर्यक बंद बोलते हैं, वो तिर्यक बंद वाले बहुलक। अब देखो रेखीय में याद रखो, पॉलीथीन के दो प्रकार होते हैं। पॉलीथीन जो होती है ना उसके दो प्रकार लिखते हैं, एक लिखते हैं एलडीपी, एक एचडीपी। एलडीपी मतलब लो डेंसिटी पॉलीथीन, निम्न घनत्व पॉलीथीन। और एक एचडीपी मतलब हाई डेंसिटी पॉलीथीन, यानी उच्च घनत्व पॉलीथीन। अब अगर मान लो रेखीय संरचना होती यूं, एक होती शाखित, किस में घनत्व का मान ज्यादा होता, रेखीय और शाखित में किसका घनत्व अधिक होना चाहिए आपके हिसाब से? घनत्व का मतलब डेंसिटी अधिक कब होगी, जब एक दूसरे बिल्कुल क्या हो, पास। अब कहते हवा है, वायु, जल है और ठोस है। इन तीनों में सबसे अधिक घनत्व किसका है, ठोस का, उससे कम द्रव है, उससे कम। इसका मतलब जो अवयवी कण है ना जिनसे बना है, उनकी पैकिंग बिल्कुल पास पास होना, बिल्कुल सटे रहे, तब डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन कम हो, थोड़े से भाग में ज्यादा पदार्थ आ जाए। एक बाल्टी अगर आपको मिट्टी की भर दे वो आप उठाओ, एक बाल्टी जल की भर दे वो उठाओ, और एक बाल्टी हवा की भर दे वो उठाओ, कौन सी भारी है, मिट्टी वाली, जिसका भार। अब क्या है, तीनों का आयतन सेम ही है, जितनी बड़ी बाल्टी है तीनों का आयतन सेम है। अब घनत्व का फॉर्मूला क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन तीनों का सेम है, द्रव्यमान अलग अलग, अब भार अलग अलग है। बाल्टी वाला भार, मिट्टी वाला सबसे अधिक, पानी का उससे कम, गैस का उससे कम। तो जिसका भार, ये याद रखो, जिसका भार ज्यादा आ जाए ना पदार्थ का तोले, तब उसकी डेंसिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों, कारण क्या है, बिल्कुल पास पास अणु आ जाएंगे, पास पास आएंगे, थोड़े से स्थान में क्या है, अधिक समा जाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि लेड जो होता है शीशा, शीशे का घनत्व सबसे ज्यादा होता है लिक्विड में। इसलिए अगर शीशा है ना, शीशे की भरी हुई, यानी लेड की भरी हुई बाल्टी को आप उठा नहीं सकते। लेड जितना है ना, जैसे फुटबॉल होती है, फुटबॉल है, फुटबॉल की जितना लेड होता है ना, अगर उतना आकार का, उसका भार लगभग क्या है, 200 किलोग्राम के आसपास होता है, इतना भारी होता है। इसका मतलब उसका घनत्व क्या है, सबसे ज्यादा है। तो अब देखो, अब अगर आप
वो सबको यूं लंबा लेटा दे, एक लेट गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसके पास दूसरी परत, दूसरी लाइन बना दें, सीधे सो जाओ, उसके बाद तीसरे, बिल्कुल पास पास आ गए, तो थोड़े से स्थान में आप क्या बहुत ही ज्यादा आ जाओगे। एक आपको लिटाया, बोलो टांग नहीं निकाल लो, अब टांग यूं निकाल ली तो बताओ दूसरी वाली परत उसके पास आ जाएगी क्या? वो जहां तक टांग जाएगी वहां तक दूसरी लाइन आएगी नहीं, उसके बाद लाइन आएगी। इसका मतलब थोड़े स्थान में अगर बिल्कुल सीधी लाइन हो तो ज्यादा आएगी, और अगर बीच में फांगड़ी निकल गई मतलब ब्रांच निकल गई ऐसे, तब बिल्कुल पास नहीं आएगी, और पास नहीं आएगी तो उस आयतन में पदार्थ का भार क्या हो जाएगा, या पदार्थ की अनुसंख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पदार्थ का भार कम हो जाएगा, और भार कम होती है घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब इसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा, इसका घनत्व क्या होगा, कम। इसलिए जिस पॉलीथीन की संरचना रेखीय होना उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एचडीपी। याद रखना, रेखीय पॉलीथीन या कहते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन की संरचना कैसी होती है, रेखीय होती है। लो डेंसिटी की संरचना कैसी होती है, शाखित होती है। तो जिन बहुलकों को कोई बिल्कुल समान यानी एक रेखा के समान संरचना होना उनको बोलते हैं रेखीय। जैसे सभी धागे इसमें आ जाएंगे, रेस से सारे, नायलॉन 66, नायलॉन 6, नायलॉन 610, या पॉलीथीन का रेखीय भाग जिसको बोलेंगे एचडीपी वाला भाग इसमें आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे स्टार्च के बारे में, आप बायोलॉजी पढ़ोगे स्टार्च, तो स्टार्च के दो रूप आएंगे, रेखीय और शाखित। रेखीय में आएगा एल्फा एमाइलोज, शाखित में एमाइलो पेक्टिन बोलते हैं। तो स्टार्च का एल्फा एमाइलोज भाग भी कौन सा है, रेखीय बहुलक का उदाहरण है। तो जिनकी रेखा के समान बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर हो वो रेखीय, साइड में ब्रांच निकल जाए वो कौन सी है, शाखित, और बीच में बन जाए क्रॉस बॉन्ड बन जाए, बीच में से दो इकाइयां उनके बीच में बॉन्ड बन जाए, ऐसे इकाइयों को दूर न होने दें। उसके अंदर दो तीन एग्जांपल याद रखनी है। एक तो याद रखना बेकेलाइट, क्या बोलते हैं, बेकेलाइट में क्रॉस बॉन्ड बनते हैं बीच में। एक याद रखना वल्कनीकृत रबड़, जिसमें रबड़ इकाइयों के बीच में सल्फर के तिर्यक बंधे बन जाते हैं। तो वो कौन से हैं, क्रॉस बहुलक या क्रॉस या तिर्यक बंध बहुलक के उदाहरण है। एग्जाम्पल याद रखनी है। अब परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं, रेखीय मतलब रेखीय लिख के और आगे ब्रैकेट में ऐसे कर लो, ये रेखीय ऐसे, शाखित लिख के आगे ब्रैकेट में यूं कर लो, वो शाखित है बस। तिर्यक बंध लिख के आगे ब्रैकेट में ये करना है। एग्जाम्पल लिखो रेखीय में, रेखीय बहुलक में एग्जाम्पल लिख लो, उदाहरण लिख लो, पॉलीथीन, पॉलीथीन, और आगे लिखो ब्रैकेट में लिखना एचडीपी। कौन सा भाग है पॉलीथीन का, एचडीपी, कोमा पीवीसी, कोमा नाइलॉन। अब नाइलॉन के तीन रूप आ जाएंगे, नाइलॉन 6, नाइलॉन 66, नाइलॉन 610, तीनों इसमें आ गए। टेरिलिन सुनते हो आप, टेरिलिन के कपड़े है ना, तो टेरिलिन या बोलते डेक्रोन, वो धागा होता है रेसा, टेरिलिन या डेक्रोन। एल्फा एमाइलोज, एल्फा एमाइलोज, ये किसके हैं, रेखीय बहुलक के उदाहरण हैं। और फिर लिख लो शाखित में लिख लो, दूसरा ब्रांच्ड पॉलीमर, शाखित लिख लो, पॉलीथीन लिखे आगे लिख लो एलडीपी। कौन सा रूप है पॉलीथीन का, एलडीपी, लिखो पॉलीथीन, फिर आगे लिखो एलडीपी, लो डेंसिटी पॉलीथीन। एमाइलोपेक्टिन, स्टार्च का दूसरा रूप है ये, एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन। और फिर लिख लो तिर्यक बंध में दो नाम, क्रॉस बॉन्डेड में लिख लो दो नाम, बेकेलाइट, याद रखना ये बेकेलाइट को अंडरलाइन कर लो, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आता है ये बेकेलाइट। और एक लिखो वल्कनीकृत रबड़, वोल्केलाइज रबड़, वल्कनीकृत रबड़, वल्कनीकृत रबड़। और लास्ट में है पांचवा बांटने का आधार, और कौन सा है, इकाइयां जो है ना बहुलक इकाइयां, उनके बीच में अट्रैक्शन आकर्षण कैसा है,
अब आकर्षण में एक होता है सबसे पहले प्रत्यास्थ बहुलक, एक लिखेंगे रेसे, एक लिखेंगे ताप सुनम्य थर्मोप्लास्टिक, जिसको इंग्लिश का नाम हिंदी में लिखा होता है कई बार थर्मोप्लास्टिक, एक ताप दृढ़ बहुलक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब प्रत्यास्थ बहुलक का मतलब यानी वे बहुलक जिनको खींचने पे क्या हो जाए वो लंबे हो जाएं, छोड़ने पर वापस अपने पहले वाले स्थान पे आ जाए। तो सभी रबड़ इसके अंदर आएंगे सारे, ऑल कैटेगरी ऑफ रबड़, रबड़ की सभी कैटेगरी किसके अंदर आएगी प्रत्यास्थ बहुलक में आएगी। रेसे, रेसों में वो आएंगे जिनकी संरचना रेखीय थी, जैसे रेसे नाइलॉन वाले रेसे सारे आएंगे, नाइलॉन 6, 610 है ना, 66, टेरिन या डेक्रोन। और उसके बाद दो प्रकार करेंगे अलग, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अधिकतर इन्हीं दो पे प्रश्न आता है। एक तो थर्मोप्लास्टिक जिसको बोलते हैं ताप सुनम्य बहुलक, और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ताप दृढ़ बहुलक। और बहुत बार आता है निम्नलिखित में से कौन सा ताप दृढ़ बहुलक का उदाहरण है। तो ताप सुनम्य मतलब वे पॉलीमर जिनको गर्म करने पर टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव हो, यानी संवेदनशील हो, गर्म करते तुरंत पिघल जाए। और पिघल जाए इसका मतलब अगर कोई वस्तु खराब होगी ना ताप सुनम्य वाले की, जैसे आपने कोई कप लाए, अगर वो ताप सुनम्य बहुलक का है बना हुआ, या कोई चीज लाए अन्य चीज लाए ताप सुनम्य बहुलक की बनी हुई है, टूट गई, आपने क्या किया उसको कचरे में फेंक दिया, और कचरा बिनने वाला आया चुगना रो, और क्या किया कचरा चुग के ले गए। अब वो कचरा चुगने के बाद या बिनने के बाद कहां ले जाते हैं, वो कहां लेके जाते हैं, वो बारे भीड़ में गिरिया होगे तो कबाड़ी वालों को बेचते हैं, है ना। अब कबाड़ी वाला क्या करता है, भीड़ में गिरिया हुआ है तो कबाड़ी वाला क्या करेगा, उसका घर पे सजा के रख लेगा यूं, तो क्या करेगा वो फैक्ट्री में बेच देगा। मतलब एक छोटा मतलब कंज्यूमर, फिर बड़ा, और उससे फिर बड़ा, खाद्य श्रृंखला की तरह ये, तो आगे फैक्ट्री में पहुंच गया, और फैक्ट्री क्या करेगी उसका रिसाइकिल करेगी, यानी गर्म करेगी, गर्म करने के बाद पिघला लेंगे, पिघलने के बाद वापस सांचों में डालेंगे, वापस नया बना देंगे। जो कप आपसे सुबह फूटा शाम को वापस आप वही नया खरीद के लिए आए मार्केट से। तो मतलब जिसको हम दोबारा काम में ले सके वो बहुलक कौन से होते हैं, तापे सुनम्य, यानी जिनको बार बार काम में लिया जा सके, गर्म करते तुरंत क्या हो जाए पिघल जाए। और एक होता है ताप दृढ़, दृढ़ मतलब आपकी तरह बिल्कुल दृढ़, क्लास लेनी है तो लेनी है, मतलब जिसको गर्म करने पर आसानी से पिघलते नहीं है, और एक बार सांचे में डाल दिया ना उसके बाद दोबारा उसका यूज संभव नहीं है। अगर आप जबरदस्ती करोगे और गर्म करोगे और गर्म करोगे तो जलना स्टार्ट हो जाएगा, वो जल जल के बूंद बूंद करके नीचे गिर जाएगा वो, लेकिन पिघलेगा नहीं। जैसे ये बटन, इनको आप जला के देख लेना, इनको नहीं घर पे है ना, तो घर पे जला के देख लेना, तो वो बटन जो है ना इनको जलाओगे तो पिघलेंगे नहीं, वो पिघल के नीचे आगे नहीं, धीरे धीरे क्या है जलना स्टार्ट हो जाएंगे, खुद जल जाएंगे, लेकिन पिघलेंगे नहीं, इनको दोबारा सांचों में डालना संभव नहीं है। उसको क्या बोलते ताप दृढ़। और उसमें दो एग्जांपल याद रखने हैं, कौन से, एक तो बेकेलाइट और एक मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड के दो उदाहरण याद रखने हैं। तो इसमें आणविक आकर्षण के आधार पे चार नाम लिख लो, चार नाम, सिर्फ चार नाम लिख लो एक बार, फिर देखते हैं। अरे बस 1 मिनट की बात है अरे फिर कल रोजू बना लिखाना पड़ेगा, रोजू एक वीडियो बनाना पड़ेगा। हाँ 1 नंबर 1 2 ना 4 नाम लिख लो। प्रत्यास्थ बहुलक, प्रत्यास्थ पेपर में जो प्रश्न आएगा अभी लिखाऊंगा वो लिखो प्रत्यास्थ। उसके बाद लिखो दूसरा रेसे, दूसरा लिखो रेसे, तीसरा लिखो ताप सुनम्य। इसको थोड़ा अलग लिखना, इसका इंग्लिश का नाम हिंदी में लिखना ताप सुनम्य, ताप समान नहीं सुनम्य, थर्मोप्लास्टिक। इसको हिंदी में लिखना, आपको हिंदी में लिखना है थर्मोप्लास्टिक ताप सुनम्य को। और एक लिखना चौथा ताप दृढ़, इसको आपको हिंदी में लिखना है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक।
ताप दृढ़ बहुलक। प्रत्यास्थ लिखा है ना, प्रत्यास्थ, उसके आगे छोटा सा एक पॉइंट लिख लो, सभी प्रकार के रबड़। प्रत्यास्थ के आगे, प्रत्यास्थ लिखा है ना, उस नाम के आगे छोटा सा लिख लो, सभी प्रकार के रबड़। और एक लिखा ना आपने रेसे, उसके आगे लिख लो नायलॉन, नायलॉन के प्रकार, सभी नायलॉन आ जाएंगे इसमें। और फिर नीचे टेबल बनाओ छोटी सी, एक ज्यादा नहीं, बस 1 मिनट का काम है। एक तरफ लिखो ताप सुनम्य और एक तरफ लिखो ताप दृढ़, फिर ताकि कल है ना आगे वाला इसका टॉपिक स्टार्ट कर दें। बार बार फिर पे दोबारा फिर ये लिखाऊंगा तो आपको 10 मिनट बताना पड़ेगा मेरे को कि पीछे हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया आप। ताप सुनने में लिखो ताप दृढ़, और ताप सुनम्य में लिख लो एक लाइन, ताप सुनम्य में लिखो एक लाइन, लिखो ये ताप के प्रति आपकी तरह संवेदनशील, ताप के प्रति संवेदनशील, ताप के प्रति संवेदनशील, जानते हो इन्हें, संवेदनशील, कोमा गर्म करने पर पिघल जाते हैं। अब शॉर्ट में लिखा रहा हूं, गर्म करने पर पिघल, आगे जाते लिख लो, आपकी मर्जी है, गर्म करने पर पिघल जाते हैं, कोमा दोबारा सांचों में डालकर पुनः उपयोग कर सकते हैं। दोबारा सांचों में डालकर पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। लंबा तो ये होगा, दोबारा सांचों में डालकर पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। और इस वाला देख के ताप दृढ़ में लिख लोगे आप, ताप के प्रति दृढ़, ताप के प्रति दृढ़, गर्म करके पिघला नहीं सकते, गर्म करके पिघला नहीं सकते, और दोबारा सांचों में डालकर पुनः उपयोग नहीं हो सकता, दोबारा सांचों में डालकर पुनः उपयोग नहीं हो सकता। उदाहरण लिख लो जो एग्जाम में आने हैं वो, पुनः उपयोग नहीं हो सकता। अब एग्जाम वाला पॉइंट लिखो, एग्जाम में जो आएगा ना वो, ये एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, ये लिखाया ये तो आपको याद करने के लिए। थर्मोप्लास्टिक में लिख लो ताप सुनम्य में, या ताप दृढ़ में लिख लो 2 नाम, उसके अलावा जो आ जाएंगे ना वो सारे थर्मोप्लास्टिक में आ जाएंगे। ताप दृढ़ में लिखो बेकेलाइट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इस गोले में बंद कर लो, बेकेलाइट, चारों तरफ गोला लगा लो इसके, बेकेलाइट, कोमा मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड, टेफ्लोन, PTFE, टेफ्लोन। अब इसके अलावा बच गए ना PVC, PAN, है ना, पॉलीथीन, पॉलीथीन देखते हो आप, गर्म करके उससे आप गेंद बना खेलते ही हो, है ना, तो वो काम में ले सकते हैं दोबारा। तो पॉलीथीन है, PVC है, और रबड़ सारी इसमें आ जाएंगी, नायलॉन 66 नायलॉन के सारी इसमें आ जाएंगी, टेरिन या डेक्रोन सारा इसमें आ जाएगा। ये 2-3 नाम है ना, ये ताप दृढ़ के, बाकी सारे ताप सुनम्य में आएंगे, ठीक है ना। यहां तक अपना क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर हो गया पूरा। एग्जाम्पल याद रखने हैं, किसका कौन सा उदाहरण, एग्जाम में ही पूछेंगे। कल करेंगे इसकी टेबल बनाएंगे एक, कौन किससे बनाए, फिर थोड़ा सा रबड़ कैसे बनाने का तरीका करेंगे, फिर इसके थोड़े यूज लिखेंगे, ठीक है। चलो जाओ जाओ।